शेखर एक जीवनी एपिसोड 22 तृतीय खंड प्रकृति और पुरुष। उसने अपनी दिनचर्या को बड़े कठिन नियंत्रण में बांधा। प्रातः 5 बजे उठना और ठंडे पानी से नहाकर, जबकि वहाँ पर गर्मियों में भी कोई ठंडा पानी नहीं सहता था और स्वयं शेखर को उसका बिल्कुल अभ्यास नहीं था। तौलिए से बदन रगड़ना, 5:30 बजे खिड़की से बाहर कूदकर घूमने जाना, किवाड़ खोलने पर पिता जाग जाते और शेखर अपना पता किसी को देना नहीं चाहता था। उसे डर था कि पिता फौरन उसके प्रोग्राम में दखल देंगे और ठंडे पानी का स्नान तो अवश्यमेव बंद कर देंगे, जिस पर शेखर का खास जोर इसलिए है कि वह सबसे अप्रिय काम है उसकी दिनचर्या में। सवेरे नाश्ता नहीं करना, 10 बजे भोजन यदि 10:05 तक ना मिल जाए तो उपोषणा, फिर चाहे माँ कुछ भी कहे, और इसी प्रकार सारा दिन नियम के बाहर कोई वस्तु नहीं खानी। पानी पीने के भी समय नियत थे, किसी से बोलना नहीं, ताश नहीं खेलनी, ऐसा फिजूल कोई खेल नहीं खेलना। गरज यह कि चर्या के बाहर कोई भी बात नहीं हो सकती थी, और चर्या ब्रिटिश शासन की तरह मनोनीत अर्थ की अनुमति भी नहीं देती थी। उसमें परिवर्तन के लिए कोई स्थान तो था तो एक कि जिस काम में बहुत अनिच्छा हो उसे 2 बार किया जाए। प्रायः शेखर को 2 बार नहाना पड़ जाता था, जिसका तरीका यह था कि पहली बार नहाकर बदन सुखाकर कपड़े पहन ले और गर्म होते ही उन्हें खोलकर फिर नहाए। कभी रोटी में देर हो जाती तो वह नहीं खाता। माँ आग्रह करती तो भी नहीं सुनता। सुनना मोह था, और तब वह समझ लेती कि मुझी पर क्रोध है, और वह भी ना खाती। एक बार उन्होंने 3 दिन नहीं खाया, पर शेखर टस से मस नहीं हुआ। उसने माँ से यह भी नहीं कहा कि तुम खा लो। वह इसी पर झुंझलाता रहा कि माँ क्यों नहीं मुझे डिगाना चाहती है। तीसरे दिन माँ ने कुढ़कर कहा, अच्छा मुझे क्या, मरे चाहे जिए, मुझसे नहीं ये ढंग सहाए जाते, और रोटी खा ली। उसके बाद उसने शेखर के काम में भी रुचि रखना छोड़ दिया। कम से कम मुंह से कभी कोई शब्द नहीं निकाला। एक दिन शेखर ने माँ को पिता से कहते सुना, यह लड़का तो पागल हो जाएगा, इसे किसी को दिखाओ, इसका दिमाग खराब हो रहा है। शेखर ने जाकर मोर्स फैमिली मेडिसिन निकाली और आरंभ से उसके पन्ने पलटने लगे। अनुक्रमणिका देखनी उसे तब नहीं आती थी। किसी नए रोग का नाम पढ़कर उसका निदान पड़ता और उसे निश्चय हो जाता कि यह उसे है। इसी प्रकार 150 रोगों के लक्षण अपने में पाकर वह मानसिक रोगों तक पहुंचा। तब उसने देखा मेलानकोलिया भी उसे है। उसके बाद वह हाइपोचोंड्रिया पर पहुंचा, और उसके लक्षण पढ़ते हुए उसने पढ़ा, इस रोग का रोगी प्रायः डॉक्टरी की किताबें पढ़ता है और उसे वहम रहता है कि प्रत्येक रोग उसे हुआ है। शेखर ने कहा, अरे यही तो मुझे है। उसने किताब बंद कर दी। तब एकाएक उसके सब रोग दूर हो गए। वह ठठाकर हंस पड़ा। लेकिन वह शरीर के भीतर कुछ अशांति, कुछ प्रस्फुटन वह बंद नहीं हुआ। वह वैसा ही अनुभव करता रहा जैसा भूमि के नीचे अंकुर फूटने से पहले कोई बीज करता होगा, एक नए जीवन की उत्पत्ति के दबाव से फटता हुआ सा।
वह एक नई दृष्टि से अपने माता पिता की ओर देखने लगा। उसके सारे उत्तरहीन प्रश्न, जिन्हें उसने किसी तरह दबा रखा था और निरंतर दबाने की चेष्टा करता जाता था, दुगने दबाव से, दुगनी शक्ति से उसे सताने में एक पाशविक हिंसा सुख पाते हुए लौट लौट कर आने लगे। और उसके कुछ एक प्रश्नों के जो अधूरे उत्तर उसे नौकरों से या पिता के चपरासियों से या चुरा कर पढ़ी हुई किताबों से मिले, उनसे उनकी उग्रता और भी बढ़ गई। एक दिन शेखर के माता पिता में लड़ाई हो गई। झगड़े उनके कई हुए थे, गर्जन तर्जन, कुछ वर्षा, कभी कुछ दिन अनबोला और माँ की ओर से अनाहार। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। शेखर को इसकी विशेष चिंता नहीं होती थी, सिवाय इसके कि ऐसे दिनों में वह दोनों से बचकर रहने की, जहाँ तक हो सके उसके सामने ना आने की चेष्टा में रहता था। पर उस दिन उनकी बातों की भनक कान में पड़ते ही शेखर ने जान लिया कि यह झगड़ा कुछ और प्रकार का है। वह जो कुछ थोड़ा बहुत वहीं से सुन सकता था, सुनने की चेष्टा करने लगा। पास आने की उसे हिम्मत नहीं हुई, वह अधिक नहीं सुन पाया। केवल कभी जब उनके स्वर बहुत ऊंचे हो जाते, तभी वह कुछ सुन लेता। माँ ने कहा, तब मुझे मार डालो। पिता ने कहा, कुछ शर्म करो। कोई आगे कुछ कहा जरूर, पर शेखर सुन नहीं पाया। वह दबे पांव उठकर किवाड़ के पीछे आया और उसकी आड़ में से झांक कर धक से होकर एकदम लौट गया। छोटी गोल मेज के एक ओर पिता खड़े थे और उनके सामने दूसरी ओर माँ थी। उनका आंचल सिर पर नहीं था और छाती खोलकर खड़ी वे कह रही थी, तो मुझे मार डालो। पिता एकदम दफ्तर चले गए। शेखर ने कमरे में एक विचित्र सा स्वर सुना। शायद माँ छाती पीट रही थी। 2-4 बार पीटकर वे कहीं दूर दूसरे कमरे में चली गई। शेखर खिड़की के आगे बैठा था, वहीं से बाहर देखता हुआ इस घटना को मन में फेरने लगा। उसे याद आया, कुछ दिनों से माता पिता में जाने क्यों कुछ खिंचाव सा था। वैसे उसने उसे महत्व नहीं दिया था, लेकिन आज उसे जान पड़ने लगा कि विस्फोट का मूल कई दिनों से फैलता चला आ रहा है। खिड़की के सामने से होकर माँ निकली। शेखर ने देखा, उनकी चाल में एक दृढ़ता है जो सदा नहीं होती, और वह सीधी तेजी से चली जा रही है। और फिर वह सोचने लग गया। शाम को पिता दफ्तर से लौटे। उन्हें द्वार पर मिलने कोई नहीं आया। भीतर गए। नौकर ने चाय तैयार कर रखी थी, पर वहाँ कोई नहीं बैठा था। सोने के कमरे में गए, वहाँ कोई नहीं था। रसोई के आंगन में गए, वहाँ कोई नहीं था। बाहर झांका, नौकर चुपचाप खड़ा था। शेखर ने स्वयं न प्रकट होते हुए भी यह सब देख लिया। पिता ने आकर पूछा, तुम्हारी माता कहाँ है? पता नहीं। रविदत्त, चंद्र, यहाँ आओ। जी। तुम्हारी माता कहाँ है? पता नहीं, अंदर होंगी। अंदर तुम्हारा सिर? पिता धधक उठे। उन्होंने पूरे हाथ से एक तमाचा चंद्र के लगाया, एक रवि के, जिससे दोनों भन्ना गए। फिर शेखर के पास आकर उसे छाती में इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दूर कुर्सी से टकरा कर गिरा। तुम सब यहाँ किस लिए मरे हो, जब माँ का पता नहीं रख सकते? विवश क्रोध की चरम सीमा एक आदर मांगने वाली चीज़ है। शेखर ने उठकर बिना प्रतिहिंसा के पिता की ओर देखते हुए कहा, आप दफ्तर गए थे, तब घूमने गई थीं। पिता ने कान के पास भूसा लगाते हुए कहा, पहले क्यों नहीं कहा था? फिर एकाएक उनका स्वर टूट गया। बोले, वह चली गई, वह चली गई। ये शब्द मानो उन्हें और भी जड़ित करने लगे। उन्होंने कहा, गई, जरा सी बात पर यूं ही लड़कर चली गई।
ऐसा जान पड़ने लगा मानो वे हिलना चाहते हैं और हिल नहीं सकते। तीर से आहत उठने से विवश हिरन की तरह वे शेखर की ओर देखने लगे और बोले, शेखर, तुम्हारी माँ चली गई है। तब एकदम से उनका जड़ित क्रोध सजीव क्रिया में परिणत हो गया। गिरकर नीचे ही बैठे हुए शेखर के बालों से पकड़कर उठाते और बाहर की ओर ढकेलते हुए उन्होंने कहा, मरते क्यों नहीं तुम? जाओ उसे ढूंढो। किवाड़ को लात मार कर खोलते हुए कहा, किधर गई थी वह? और बाहर दौड़ पड़े। शेखर एक ओर गया, वे दूसरी ओर। नौकर भी कुछ समझकर एक ओर चल पड़ा। घर से 2 मील पर एक जंगल था। उसी के पास एक खुली जगह में माँ इधर उधर घूम रही थीं। शेखर ने दूर से उन्हें देखा और साथ ही देखा कि और दूर दूसरी ओर से पिता चले आ रहे हैं। वहीं से वह उल्टे पांव लौट पड़ा। उसे लगा कि वह मर भी जाए तो उससे आगे का दृश्य देखने के लिए नहीं रुक सकेगा। अंधेरा होते होते दोनों लौट आए। पिता ने बाहर ही से नौकर को आवाज़ दी, हम खाना नहीं खाएंगे, मान जी की तबीयत ठीक नहीं है, और सोने के कमरे में चले गए। द्वार बंद कर लिया। सवेरे शेखर ने देखा कुछ नहीं है, लड़ाई के चिन्ह ही नहीं, वह पहले के बादल भी मिट गए। शेखर के जीवन में पहली बार पिता ने चाय का आधा प्याला पीकर माँ से कहा, आज बहुत अच्छी बनी है, ले यह प्याला तू पी। शेखर ने कुछ और भी देखा। घर की एक जो युवती नौकरानी है, जो कमला को खिलाती है और सदा हंसती रहती है, वह बड़ी सहमी हुई सी और दूर दूर हो रही है। यद्यपि उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। शेखर घर के बाहर खड़ा था। दोपहर का समय था। तार वाले ने एक तार ला कर दिया। शेखर ने पिता की ओर से दस्तखत किए और तार लेकर भागा हुआ भीतर गया। पिता सोने के कमरे में थे, द्वार बंद था। शेखर ने जल्दी से द्वार खोला और कहा, पिताजी, और ठिठक गया। माता पिता अलग हट गए। पिता ने एक बार घूर कर उसकी ओर देखा, फिर सहज स्वर में कहा, क्या है? लेकिन माँ लज्जा से शकपकाई हुई सिर झुकाए और मुंह फेरे खड़ी रही। पिता ने फिर कहा, क्या है? शेखर ने लपक कर तार दे दिया। उन्होंने पढ़कर कहा, सुनो, सरस्वती की लड़की हुई है। माँ ने विस्मय से कहा, आए अभी? पिता ने कहा, शेखर तुम जाओ। शेखर धड़कते हुए हृदय से बाहर चला आया, पीछे द्वार बंद करता हुआ, ताकि उसकी आड़ में खड़ा होकर सुन सके। माँ ने कहा, अभी तो 8 महीने हुए हैं। पिता ने विस्मय दिखाते हुए कहा, हाँ देखो। शेखर को लगा वे द्वार की ओर आ रहे हैं। वह भाग गया। सरस्वती के लड़की हुई है। सरस्वती के और शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। शेखर सोचने लगा, तब सरस्वती के शरीर में भी लड़की छिपी हुई थी। और उस दिन सरस्वती ने कहा था, मुझे नहीं पता। आज होती तो शेखर पूछता। आज तो उसे पता है ही। अगर उस दिन नहीं भी था, पर क्या वह बताती? और इसी उलझन में शेखर को याद आया, उस समय जब उसने द्वार खोला तब क्या था जिससे वे सहमे? क्यों माँ लज्जित हुई? था कुछ नहीं। उसने देखा था पिता की बाहें माँ को घेरे हुए थी और पिता कुछ कर रहे थे, बस। शेखर जानता है कि कभी स्वयं उसकी बाहें मानो किसी को घेर लेने
को दबा डालने की फड़क उठती है और इसकी कल्पना में उसे सुख होता है, अभिमान होता है, अपने प्रति आदर होता है, तब वह डर व लज्जा क्यों क्यों क्यों? बाहें बाहें हैं, सामर्थ्य सामर्थ्य है। क्या था जो छिपा रहा, जो शेखर ने नहीं देखा और जो लज्जास्पद है? अभी ये प्रश्न गूंज ही रहे थे कि सरस्वती का पत्र आया। लड़की मर गई है, माँ ने पढ़कर पिता से कहा। उसने लिखा है लड़की 8 मासी थी। फिर कुछ ऐसे भाव से कि यही होना था। उन्होंने कहा, हाँ 4 दिन और 6 घंटे की होकर लड़की मर गई है। और माँ कहती है सरस्वती ने लिखा है कि लड़की 8 मासी थी। यह और नया रहस्य क्या है? शेखर ने मौका पाकर रसोइये से पूछा, 8 मासा बच्चा कैसा होता है जो 8 मास बाद पैदा हो जाए? क्या मतलब? किससे 8 मास बाद? बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है ना। इसे गांठ में बांधते हुए शेखर ने पूछा, वहाँ कैसे आता है? रसोइया हंसने लगा। बोला, शेखर बाबू, यह अत्ती से पूछो। और उस युवती नौकरानी की ओर इशारा करके और भी ज़ोर से हंसने लगा। शेखर उससे कुछ शर्माता था, पर उसके पास भी गया। वह शेखर की भाषा नहीं जानती थी। शेखर किसी तरह उसकी भाषा में इतना ही कह पाया, बच्चा किस तरह? अति हंसने लगी। उसे शेखर का प्रश्न नहीं समझ आया। उसने शेखर की नकल लगाते हुए कहा, बच्चा किस तरह? और फिर दोनों हाथ घुमाकर जताया कि मैं नहीं समझी। शेखर किसी तरह अपना प्रश्न समझाने की चेष्टा ही में था कि माँ ने आकर पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? शेखर सकपका गया। अत्ती अपने काम में लग गई। माँ ने और भी संदिग्ध स्वर में कहा, क्या कर रहा है तू अत्ती के पास? क्यों रे अत्ती, क्या कहता है यह? अत्ती ने सिर झुकाए हुए कहा, मुझे तो पता नहीं। शेखर चला आया। इस अंधकार के पट पर बिजली की तरह थिरकती हुई आई एक रेखा, शारदा। शेखर के पिता का बंगला बबूल के वृक्षों और झाड़ियों से घिरे हुए एक पहाड़ के आंचल में है। उनके घर के सामने तलहटी के पार के पहाड़ के शिखर पर एक छोटा सा पेड़ है जिसकी शाखाएं और पत्तियां मिलकर आकाश की पृष्ठभूमि पर अंग्रेजी एस अक्षर का आकार बना देती है। शिखर से कुछ उतरकर चारों ओर यह पहाड़ देवदारू, चील और तरुण यूकलिप्टस वृक्षों के वन से घिरा हुआ है। यही सुदूर चित्र शेखर की चंचल आँखों का एकमात्र खाद्य है। आँखें जो किसी नूतनता की ओर, किसी परिवर्तन की भूखी है और जो अपने सब ओर परिव्याप्त एक रसता से उकताई हुई है। शेखर के पिता उस देश में परदेशी हैं। उनकी उत्तर भारत की प्रांतीयता यहाँ दक्षिणी प्रांतीयता और सांप्रदायिकता में खो गई है। वे आदरणीय होकर भी बहिष्कृत हैं और इससे उत्पन्न अकेलेपन के अलावा शेखर अकेलेपन की उस भयंकर अवस्था में भी है जिसमें संसार का सारा न्याय, सारा धैर्य और भय, साहस और कायरता, उदंडता और व्यवस्था, विश्वास और संदेह, स्नेह और क्रोध, प्रेम और विद्वेष एक साथ ही भरा हुआ है। उनके भूखों से भूखा शेखर, स्वयं अपनी भूख को ना पहचानने वाला शेखर, अपने किसी प्रश्न का उत्तर ना पाकर सब ओर उपेक्षा और निराशा की दीवारें खड़ी पाकर अपने कमरे की खिड़की के आगे बैठ जाता था और आकाश में बिखरे से उस एस चिन्ह को देखता हुआ सोचा करता था, यह क्या मेरा ही नाम विधाता ने इस विराट शून्यत्व में लिख डाला है? क्या
डेमाक्लीज की तलवार की तरह यह सांप सदा ही मेरे ऊपर मंडराता रहेगा। तभी एक दिन माँ को एकाएक याद आया कि संसार में उनके अलावा भी कोई बचता है, और उन्होंने मिलने की ठानी। शेखर के पड़ोस में उस बिखरे हुए पहाड़ी इलाके में 5-5 मील का पड़ोस होता था। एक मद्रासी परिवार रहता था। उसके वयस्क प्राणियों को शेखर देख चुका था। वे एक आध बार मिलने आए थे। विदेश में शिक्षा पाकर उन्होंने सीखा था कि संसार यदि पृथ्वी पर फैला हुआ नहीं तो कम से कम अपने घर की परिधि से अधिक ही विस्तृत है। और उन्हीं के इस भेंट को लौटाने के लिए माँ उनसे मिलने जा रही थी। शेखर को साथ जाने की आज्ञा मिली थी, क्योंकि जिनके यहाँ जाना था वे हिंदी नहीं जानते थे, और शेखर की माँ न उनकी भाषा जानती थी न अंग्रेजी। नूतनता का भूखा शेखर खुशी खुशी माँ के साथ चल पड़ा। वे वहाँ पहुँच चुके हैं। यूकेलिप्टस के वृक्षों का छोटा सा कुंज पार करके वे उनके बंगले में घुस आए हैं, और प्रारंभिक परिचय इत्यादि हो चुका है। जब वह और उसकी माँ बंगले के बाहर लगे हुए तख्ते पर बंगले का नाम गरुड़ नीड़ पढ़कर भीतर घुसे, तब उन्होंने देखा बंगले के सामने घास पर गृहस्वामिनी बैठी हैं, और उसके पास एक युवती, और इन दोनों से कुछ दूर पर मटर की बेलों के मध्य में खड़ी एक लड़की फूल तोड़ रही है। पैरों की आहट सुनकर उसने चौंक कर नवागंतुकों की ओर देखा, फिर जल्दी से अपने खुले बालों में अटके हुए फूलों को छिपाती हुई अंदर भाग गई। तब दोनों बैठी हुई स्त्रियां उठीं और स्वागत को बढ़ाईं। किसी तरह परिचय हो ही गया, क्योंकि परिचय प्राप्त करने के लिए अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। वह तो मुस्कुरा भर देने से हो जाता है। सब लोग भीतर चले गए हैं। एक सजे हुए कमरे में बैठे हैं। माँ कुर्सी पर बैठी है। पुत्र उसके पास ही खड़ा है। यद्यपि उसे कुर्सी दिखाकर बैठने का इशारा किया जा चुका है। गृहस्वामिनी अंगीठी के पास लकड़ी के चौखट पर बैठी है, और युवती उसकी पुत्री फर्श पर, और सब चुप हैं। गृहस्वामिनी प्रतीक्षा में, पुत्री इसलिए कि उसका कोई कर्तव्य नहीं है, माँ इसलिए कि वह अंग्रेजी नहीं जानती, पुत्र पर ही आशा लगाए बैठी है, और पुत्र इसलिए कि इस नए संसार की अत्यधिक नूतनता में उसे कुछ भी कहने को नहीं मिलता। वह कभी अपने पैरों की ओर देखता है, वे उसे अत्यंत भद्दे जान पड़ते हैं। तब वह दाहिने पैर को बाएं पैर के और बाएं पैर को दाहिने पैर के पीछे छिपाने का प्रयत्न करता है, और फिर यह सोचकर कि सब लोग मेरे उज्जड़पन पर हंस रहे होंगे, अपने को कोसता है। कभी अपने हाथों की ओर देखता है तो वे उसे बहुत बड़े बड़े, बेहुदा और निकम्मे जान पड़ते हैं। वह एक हाथ से दूसरे को पकड़कर सोचता है कि इन्हें कहीं छिपा दूं या काट डालूं, और कभी उसका ध्यान अपने कपड़ों की ओर जाता है तो संसार में कभी किसी ने ऐसे भद्दे कपड़े नहीं पहने होंगे। अपने खड़े होने के ढंग की ओर तो ऐसे खड़ा है जैसे किसी सर्कस का जिराफ, और यह सोचकर वह धप से बैठ जाता है। गृहस्वामिनी उसकी ओर देखती है तो सोचता है, यह सोच रही है कि इस जंगली को बैठना भी नहीं आता, अभागा बेचारा और अभागी वयासंधि। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कुछ बात न चलती देखकर गृहस्वामिनी ही एक चेष्टा करती है। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
जिस घोर मना स्थिति को लगाकर उसने उत्तर में कहा, मैं घर ही पर पढ़ता हूँ। उसकी कोई क्या कल्पना करेगा, कोई परीक्षा दोगे? उत्तर में एक शब्द, और यह सोच रहा है कि यह शब्द भी बहुत है, मैट्रिक। तब उसकी माँ पूछती है, वे क्या कह रही हैं? और वह बताने लगता है। उसे क्षण भर जीवन मिल जाता है। एक दूसरा स्वर कहता है, बिना स्कूल जाए परीक्षा दी जा सकती है? यह उस युवती का प्रश्न है। हाँ, एक तीसरा स्वर कहता है, अरे यह कैसे? वह चौंक कर देखता है। कमरे में उस लड़की ने प्रवेश किया है जो बाहर फूल तोड़ती हुई भाग गई थी। वह एक बार बड़ी बड़ी खुली आंखों से जल्दी जल्दी उसे देख जाता है, कहीं आंखें न मिल जाएं, और फिर अपने पैरों की ओर देखने लगता है। भद्दे पैर, अपने हाथों की ओर निकम्मे हाथ। उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। उसकी माँ कहती है, यह मेरी लड़की है शारदा। पर किसी के कुछ कहने से पहले ही वह अपना प्रश्न दोहराती है, बिना स्कूल जाए परीक्षा कैसे दी जा सकती है? थोड़ी देर के मौन के बाद उसे ध्यान आता है, प्रश्न का उत्तर अब भी नहीं दिया गया है। यह अशिष्टता है। इस बात को सोचकर वह और भी घबरा जाता है और उत्तर देने के सर्वथा असमर्थ हो जाता है। तब वह कहती है, क्या सोच रहे हो? उत्तर क्यों नहीं देते? कैसी बेहया है यह लड़की। मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ, तब भी इतने प्रश्न पूछती जा रही है। यही सोचते हुए वह देखता है कि लड़की के वेस्टर्न में भी लज्जा नहीं है। उसके अभी तक कुछ गीले बाल जो बाहर खुले हुए थे, अब एक सफ़ेद रेशमी रिबन से बंधे हैं। शरीर पर वह एक सफ़ेद कुर्ती पहने हैं और एक एड़ियों से ऊंचा सफ़ेद लहंगा या पेटीकोट। और वह बिल्कुल निर्लज्ज कौतूहल से उसकी ओर देख रही है, ऐसी दृष्टि से जो उसे अधिकाधिक व्यस्त करती जाती है और क्रोध भी दिलाती जाती है। और इस अवकाश में सब चुप है। माँ शेखर से पूछती है, ये क्या कह रही हैं? तो वह अपनी चुप्पी छिपाने के लिए टालते हुए धीरे से कहता है, कुछ नहीं। माँ भी तो माँ है, वह समझती है। बेटे से पूछती है, शर्मिले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? से। और कहते ही वह समझ जाता है कि और अपने को कोसने लगता है। और उसकी माँ मुस्कुराकर उसकी ओर उंगली उठाकर कहती है, यह से है। वे सब समझती हैं और हंस पड़ती हैं, पर अभी उसके अपमान का प्याला नहीं भरा है। अभी उसके धूल में पड़े हुए शरीर को रौंदा भी जाएगा। शारदा हंसकर उसकी ओर देखती हुई कहती है, गुड ग्रेसियस, सच ए बिग सिली बॉय लाइक यू। अरे इतना बड़ा होकर भी। माँ धारित्री, तू फट क्यों नहीं जाती? वह अपना अपमान नहीं सह सकता, उसे तू कैसे सह रही है? और यह बेहया लड़की तो पता नहीं क्या कह डालेगी। आह, उसकी जान में जान आई। शारदा की माँ उसे डांट रही है। अवश्य चाहिए, नूतनता नूतनता है, पर ऐसी बेहयाई। शारदा कुछ अप्रतिभ सी होकर उठी और चली गई। तब किसी न किसी तरह सभ्यता द्वारा निर्दिष्ट इस भेंट को पूरा करने के लिए बातचीत चलने लगी, पर उसका समापन अभी दूर था। शारदा फिर आई, अब की बार अपने बाएं कंधे पर बहंगी का तरह
वीणा रखे हुए आकर उसके पैरों से कुछ ही दूर हटकर फर्श पर बैठ गई। माँ ने बेटे से कहा, पूछो कोई वीणा बजाता है? बड़ी अच्छी लगती है। बेटा शायद कि माँ की ओर उन्मुख होकर कहता है, पूछती है, और वीणा बजाता है? बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, शारदा बजाती है। वह चुप। इसके बाद वार्तालाप की स्वाभाविक गति क्या प्रेरण करती है वह नहीं सोचता। शारदा से प्रार्थना करने का, कुछ भी कहने का काम उससे नहीं होगा। शारदा हंसती है, वीणा की तारें कांपने लगती है। उसका आत्मसम्मान कहता है या अपनी मुखरता पर लज्जित है। उसकी बुद्धि कहती है अपनी माँ को प्रश्न करने की चेष्टा कर रही है। ये वया संधि के दिन थे, जभी तो, नहीं तो शायद वह समझता कि ये दोनों ही कारण नहीं है। कारण है स्त्री प्रकृति का एक निगूढ़ तत्व, उसको अत्यंत सुलभ एक बाहरी वैपरीत्य जिसमें उसका सौंदर्य, उसकी समरसता छिपी हुई है। क्या कुछ छिपा हुआ है जो फुट निकला है। वीणा के झंकृत तारों में से सिनेमा की क्रमशः केंद्रित हुई स्पॉटलाइट की भांति उसके हृदय की भावनाएं संसार के विस्तार से सिमटकर एक छोटे से बिंब पर केंद्रित हो जाती है और फिर धीरे धीरे उस पर से भी हट जाती है, अंधकार में कहीं खो जाती है, बह जाती है। वह बिंब है शारदा के अधभीगे रिबन से बंधे हुए केसों का एक गुच्छ, जो उसके कंधे से फिसलकर उसके कान के नीचे छिपने का प्रयत्न कर रहा है। उसे देखते ही देखते यह अनुभव करता है, संगीत की जिस लहर में वह बहा जा रहा है, वह एक कोमल सफ़ेद धुएं की भांति पहाड़ से टकराकर भागते हुए नए बादल की भांति है, और उसमें शारदा के शरीर से उड़ाती हुई एक सुरभित भाप मिल रही है, और केसों का गीला गीला सौंधा सौंधा सौरभ उसे जान पड़ता है। उस एक घन पुंज ने उन दोनों को घेर लिया है। उसे जान पड़ता है शारदा के केसों का सौरभ उसके सारे शरीर को एक स्नेह भरे स्पर्श से छूता जा रहा है, किंतु जहाँ वह छूता है शरीर झुलस जाता है और वह उन सुगंधित केसों के स्वाभाविक सौरभ को पी रहा है। उसको जिसमें नीम के बौर की सी दबी सी सुगंध आ रही है, और उससे उसकी अंतरात्मा जल उठी है, और ऐसा जलता हुआ भी वह एक अकथ आनंद से भरा हुआ उसी बादल के साथ आकाश में बहा जा रहा है। शारदा के पाशरों में संसार पार हो चुका है। अब वह बादल का टुकड़ा आकाश की सीमा को, अनंत को पार करने के बढ़ा चला जा रहा है। उसे जान पड़ता है वह आग की लपटों की सांसें ले रहा है। उसे जान पड़ता है उसका दम घुट रहा है, और वह देख रहा है शारदा के बालों के उस उद्दंड गुच्छों की ओर, एक अनंत को पार करके अनंत के पार तक। पर लंबी से लंबी यात्रा भी समाप्त होती है। वह रुक गया है, कहीं पहुंच गया है। वीणा भी चुप हो गई है। शारदा तनिक घूमकर उसकी ओर देखती है, एक चिढ़ाने वाली हंसी से, जो उसे देखते ही लुप्त हो जाती है। उनकी आंखें मिलती हैं। वह जो अब तक इस डर से किसी की ओर अधिक देर तक नहीं देखता कि वह जान न जाए कि कोई मेरी ओर देख रहा है, आज इतने लोगों के सामने इस लड़की को देख रहा है। आंख झपकाता भी नहीं, झुकने की तो बात ही क्या, झुकाने की तो बात ही क्या। पर अनंत के पार झुला देने वाले क्षण लंबे नहीं होते। दोनों एक साथ ही आंखें झुका लेते हैं। ठीक उसी समय माँ कहती है, कहो बहुत अच्छा बजाती है। यह तो वह मरकर भी नहीं कह सकता। शारदा से ही नहीं, किसी भी व्यक्ति से नहीं। माँ एक बार दबे क्रोध से उसकी ओर देखती है, पर कुछ कहने का समय तो है ही नहीं, इसलिए फिर कहती है, पूछो कौन सिखाता है। वह पूछ लेता है,
गृहिणी से, मैं ही सिखाती हूँ। माँ के कहे अनुसार तो आप भी जानती हैं। थोड़ा थोड़ा आदेशानुसार आपसे भी फिर किसी दिन सुनेंगे, और मन ही मन आज तो नहीं, आज के लिए बहुत सुन लिया है और नहीं सुन सकता। अब की बार बिना आदेश के संगीत सीखने की मेरी भी बहुत इच्छा है, पर अवसर नहीं हाथ आता, कोई सिखाने वाला नहीं मिलता, या बिना आदेश के, क्योंकि शारदा उठकर फिर भीतर चली गई है। अब भेंट समाप्त करने की तैयारी है। माँ उठ खड़ी हुई है। वह चाहता है कि शारदा के लौट आने तक रुक जाए। उसे विश्वास है कि वह आएगी, पर जिस प्रकार यहाँ आते समय उसकी राय नहीं ली गई थी, उसी प्रकार अब भी नहीं ली जाएगी। जब तक वह बंगले के फाटक तक पहुँचे, उसे जान पड़ता है कि किसी की शरारत भरी आँखें उसकी ओर देख रही हैं। उसकी पीठ पर ऐसी गुदगुदी सी हो रही है। वह लौट कर देखता है, उसका भ्रम था, और एक आवाज़ उसके कान में गूंजती है, सच ए बिग सिल्ली बॉय लाइक यू। और वह अपने घूमने की सफाई देने के लिए माँ से कहता है, माँ, इस बंगले के नाम का अर्थ है गरुड़ का घोंसला। कैसा विचित्र नाम है। हाँ तो